बिग फोर क्या है? बिग फोर में जाने का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? क्या मुझे बिग फोर में जाना चाहिए या मुझे मिड साइज फर्म में जाना चाहिए? और अगर मैं बिग फोर में जा रहा हूँ तो मैं बिग फोर में कैसे अप्लाई करूँ? अगर आप सबके माइंड में एक क्वेश्चन है तब एक सही वीडियो पे आए हैं। इस वीडियो में हम बिग फोर के बारे में हर एक चीज़ को जानेंगे और समझेंगे। Hello everyone, myself Varshit Goel. I am a CA aspirant. I have cleared my both CA Foundation and CA Inter in the very first attempt. Currently, I am serving as an article assistant in PwC, that is one of the big four. अब सबके इंटर के एग्ज़ाम्स ओवर हो गए होंगे एंड आप ये सब सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ से आर्टिकलशिप करूँ, अपनी बिग फोर से करूँ या मिड साइज फर्म से करूँ। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा कि बिग फोर एक्चुअली होता क्या है। तो हम इस वीडियो में सब जानेंगे कि बिग फोर क्या है, वो कैसे काम करता है, ये सब के बारे में हम बात करेंगे। इस वीडियो को एक स्मूथ वे में लेकर जाने के लिए मैंने इस वीडियो को पूरे 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन, दैट इज़ व्हाट इज़ बिग फोर। सेकेंड वन, हाउ अ बिग फोर एक्चुअली वर्क्स आउट। थर्ड वन, एक बिग फोर एक मिड साइज फर्म में क्या डिफरेंस है। बिग फोर के क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। बिग फोर में अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर मैं बिग फोर में अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे एक मिड साइज फर्म में जाना चाहिए या एक बिग फोर में जाना चाहिए। अगर मैं बिग फोर में जा रहा हूँ तो कौन से डिफरेंट फील्ड्स हैं जिसमें मैं जा सकता हूँ। एट्थ वन, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन कि बिग फोर में मैं कैसे अप्लाई करूँ। नाइन्थ वन, व्हाट इज़ द प्रोसेस फॉर सिलेक्शन। द फाइनल वन, दैट इज़ लास्ट पार्ट जिसमें अपना मैं कंक्लूजन दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पार्ट से, दैट इज़ व्हाट इज़ एक्चुअली बिग फोर। बिग फोर आर द टॉप 4 प्रोफेशनल सर्विस नेटवर्क इन द वर्ल्ड। बिग फोर में मेजर 4 कंपनीज आएंगी जिसमें आती हैं डिलॉयट, E&Y जिसको हम बोलते हैं अर्नेस्ट एंड यंग। थर्ड वन KPMG। फोर्थ वन दैट इज़ PwC, प्राइस वाटरहाउस कूपर्स। इसके अलावा आजकल बिग 5 और बिग 6 का भी बहुत ज़्यादा नाम हो गया है, जिसमें बिग 5 में आता है GT, दैट इज़ ग्रैंड थॉर्ंटन। 6 वन BDO। और ये बिग फोर में पूछेंगे कौन सी सबसे पहले है कौन सी सबसे लास्ट में, तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। इनकी जो रेटिंग है वो फ्लक्चुएट होती रहती है। हाँ, पर बिग 6 और बिग 5 है, इसकी जो रैंकिंग है वो सेम है। बिग 5 में GT है और बिग 6 में BDO आता है। ओके, इसके बाद हम सेकंड पार्ट पे आते हैं कि एक बिग फोर एक्चुअली काम कैसे करता है। तो बिग फोर एक सिमिलर है जैसे कोई कॉर्पोरेट होता है, कोई कंपनी होती है, वैसे बिग फोर का भी कल्चर होता है। आपको यहाँ पर एक कॉर्पोरेट कल्चर देखने को मिलेगा। हर चीज़ के लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पर कॉर्पोरेट कल्चर है, डिपार्टमेंटलाइजेशन है, यहाँ पर टीम के साथ वर्क करते हैं। इट इज़ नॉट लाइक कि आप अपना इंडिविजुअल काम करके और चले जाओगे घर, ऐसा कुछ नहीं है। टीम को टारगेट्स मिले होते हैं, टीम को प्रोजेक्ट्स मिले होते हैं, तो उसके बेसिस पे आपको वर्क करना होता है। बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली एनवायरनमेंट होता है इधर। अपने थर्ड पार्ट पे आते हैं, एक बिग फोर एक मिड साइज फर्म में क्या डिफरेंस है। तो जो फर्स्ट डिफरेंस आता है वो यही है कि आप एक बिग फोर में जब आप जाते हैं ना, तो आपको एक सिंगल डिपार्टमेंट में, सिंगल फील्ड में आपको काम करने को मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर डिपार्टमेंटलाइजेशन होती है, एक सिंगल फील्ड और एक्सपोजर मिल जाएगा। बट एक मिड साइज फर्म में आपको एक ओवरऑल एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। आपको हर सेक्टर का थोड़ा थोड़ा काम करने को मिलेगा। इसके अलावा बिग फोर में जो स्टाइपेंड है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है एज़ कम्पेयर टू एक मिड साइज फर्म। बिग फोर में आपको कॉर्पोरेट कल्चर देखने को मिलेगा, और जब आप बिग फोर में काम करने जाएंगे तो आपको बिग फोर में लिस्टेड कंपनीज के लिए काम करने को मिलेगा। लाइक अगर आप टैक्स की फील्ड में जा रहे हैं तो आपको बिग फोर में लिस्टेड कंपनीज के लिए टैक्स का काम करने को मिलेगा। अगर आप ऑडिट कर रहे हैं तो आपको लिस्टेड फर्म्स का ऑडिट करने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है बिग फोर के। जैसे मैंने आपको बताया कि बिग फोर और मिड साइज फर्म में क्या डिफरेंस है, उसके बेसिस पे हम अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को बना सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिग फोर में जाने के एडवांटेजेस क्या है। फर्स्ट वन है वही, आपको कॉर्पोरेट कल्चर देखने को मिलेगा। अपनी लाइफ में कॉर्पोरेट कल्चर का एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी होता है कि बेसिकली कॉर्पोरेट कैसे काम करता है, कंपनी कैसे काम करती है। ठीक है, सेकेंड एडवांटेज है कि बिग फोर की जो स्टाइपेंड है ना वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। ICAI जो रिकमेंड करता है उससे तो बहुत ज़्यादा हाई होती है। इसके अलावा जो मिड साइज फर्म भी एक स्टाइपेंड देती है उससे काफ़ी ज़्यादा जो एक मिड साइज और ICAI के द्वारा जो स्टाइपेंड प्रिस्क्राइब है उससे काफ़ी ज़्यादा एक बिग फोर आपको स्टाइपेंड देगी। थर्ड वन कि आपको बिग फोर में बहुत ज़्यादा एक स्पेसिफिक फील्ड में एक्सपोजर देखने को मिलता है। लाइक मैं अगर ऑडिट में हूँ ना, मेरा डिपार्टमेंट ऑडिट का,
तो ऑडिट में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी तरह का एक्सपोजर देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा ह्यूज रिकॉग्निशन देखने को मिलती है। लाइक PwC तो खुद का ब्रांड है, डिलॉयट एक ब्रांड है। तो अगर आप यहाँ पर आपको मिल जाता है, मतलब आपकी सिलेक्शन हो जाती है, तो आपको बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन देखने को मिलती है। सो बेसिकली इट ऐड वेटेज टू योर रिज्यूमे। इसके अलावा आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होती है। ऑफ कोर्स जब आप कॉर्पोरेट में काम करेंगे, आप अपने से बड़े लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, आप लिस्टेड फर्म्स के ऑफिस में जाएंगे, तो आपको बात कैसे करनी है, आपकी पर्सनैलिटी ओवरऑल डेवलपमेंट होगी उसमें, ठीक है। इसके अलावा बिग फोर के में जाने के अब डिसएडवांटेजेस क्या है, तो हर चीज़ का कुछ ना कुछ तो एडवांटेज या डिसएडवांटेज होगा ही। तो डिसएडवांटेजेस बिग फोर में क्या है कि यहाँ पर हाई वर्किंग आवर्स है, आपको बहुत देर तक काम करना पड़ता है, पर मिड साइज फर्म में इतना आपको काम करने को नहीं मिलता। तो आप पूछेंगे अगर काम करने को ज़्यादा मिलता है तो इसमें इतना डिसएडवांटेज क्या है। तो इसका बेसिकली हमें डिसएडवांटेज ये मिल जाता है कि सिंस वी आर CA फाइनल स्टूडेंट्स, तो हमें अपनी CA फाइनल की भी स्टडीज़ करनी है, और बिग फोर में काम इतना ज़्यादा करने को मिलता है कि आपका स्टडीज़ पे फोकस इतना अच्छा नहीं रहता है। तो ये फर्स्ट डिसएडवांटेज है। इसके अलावा आपको कोई भी डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होता है आपके बॉस के साथ। लाइक आप अपने बॉस के साथ जिससे आपको सब कुछ सीखना है, वो सब डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर पाते। सिंस यहाँ पर डिपार्टमेंटलाइजेशन होती है, तो आपको उसी के बेसिस पे डिपार्टमेंट वाइज सबको पूछना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली बॉस से जाएंगे और अपने पार्टनर से जाएंगे तो उससे डायरेक्टली पूछ लेंगे, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एंड द थर्ड वन जो डिसएडवांटेज आता है वो ये है कि यहाँ पर आपको एक स्पेसिफिक फील्ड में ही आपको एक्सपोजर मिलेगा। लाइक अगर मैं ऑडिट में हूँ तो ये नहीं कि मुझे टैक्स का एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, मैं टैक्स का एक्सपीरियंस नहीं कर पाऊँगा। बट वेयर एज जो मिड साइज फर्म है उसको ऑडिट का भी एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, टैक्स का भी एक्सपीरियंस देखने को उसको मिलेगा। बट उसको ये है कि उसको एक स्पेसिफिक फील्ड में अच्छा एक्सपोजर नहीं मिलेगा जो मुझे मिल रहा है, ठीक है। इसी के साथ हमारा फोर्थ पार्ट एंड होता है। अब हम फिफ्थ पार्ट पे आते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है बिग फोर में जाने का। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो आपका क्राइटेरिया है बिग फोर में जाने का वो ये है कि आपको अपने CA इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप फर्स्ट अटैम्प्ट में आपको निकालने हैं। अब स्टूडेंट्स पूछते हैं कि अगर मैंने एक एक करके अपने दोनों ग्रुप्स लिए तो क्या मैं एलिजिबल हूँ, तो हाँ आप एलिजिबल हो। जो एक एक कर दोनों ग्रुप्स देते हैं उनका भी सिलेक्शन हो जाता है, बट फर्स्ट प्रेफरेंस उनको ही मिलती है जो दोनों ग्रुप फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाल देते हैं, ठीक है। इसके अलावा कई स्टूडेंट्स से भी पूछते हैं मैंने सिर्फ सिंगल ग्रुप दिया, अभी मेरा सेकंड ग्रुप देने वाला है, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ, तो नहीं आप एलिजिबल नहीं हो। जिसने सिर्फ एक ग्रुप दिया है ना अभी, उसका दूसरा ग्रुप पेंडिंग है, तो आप कभी भी बिग फोर में नहीं जा सकते। तो आपका अदरवाइज़ अगर आपका बहुत बड़ा है रेफरेंस है कोई, तब आपको मिल सकता है, वैसे आपको नहीं मिलेगा एडमिशन, ठीक है। इसके बाद थर्ड वन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी IT और OC की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है। इसके बिना तो आप ना ही मिड साइज फर्म ना ही बिग फोर, दोनों में कहीं भी आप आर्टिकलशिप शुरू नहीं कर सकते। तो आप मेक श्योर कि आप इसको कंप्लीट कर लें। इसके बाद जो आपका कॉलेज है वो कॉरेस्पॉन्डेंस होना चाहिए, डिस्टेंस एजुकेशन होना चाहिए। उसके अलावा फिफ्थ पॉइंट जो है वो है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। अब इसमें यह भी नहीं है कि कई जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई ही नहीं करते ये सोच कर कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है। तो ऐसा नहीं कि उनको एक परफेक्ट स्टूडेंट चाहिए जिसकी परफेक्ट कम्युनिकेशन स्किल्स हो, वैसा कुछ भी नहीं है। ये होना चाहिए कि आप जो भी बोल रहे हैं उसमें आप कॉन्फिडेंट हो तो फिर अच्छा है, बस उनको इतना ही चाहिए। ये नहीं कि आप परफेक्ट होने चाहिए। तो आप जो भी बोले आप उसमें कॉन्फिडेंट होंगे ना तो आपको सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद अब सिक्स पॉइंट आता है जो मेजर पॉइंट है यहाँ पर कि क्या मुझे बिग फोर में जाना चाहिए, मुझे मिड साइज फर्म में जाना चाहिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मैंने जो आपको बताए हैं और आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी काउंट करिए, इन तीनों पॉइंट्स के बेसिस पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे बिग फोर में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बट फिर मैं आपको दो पॉइंट्स बताता हूँ। अगर किसी का एम है ना कि मुझे जॉब में ही जाना है, मतलब मुझे करनी ही जॉब है अपनी लाइफ में, तो फिर तो आप डेफिनेटली बिग फोर में जाइए। अब चाहे आप वहाँ पर एक साल ही लगाइए, बट आप बिग फोर में ज़रूर जाइए। बिकॉज अगर आप बिग फोर में जाएंगे ना तो आपके जो रिज्यूमे है उसका वहाँ पर उसकी वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जब आप CA क्लियर कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे कि आपको कहीं पर जॉब आराम से मिल जाएगी। बट वेराज अगर आपका एम है कि मुझे अपना ऑफिस चलाना है, मुझे प्रैक्टिस करनी है एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो फिर आप बिग फोर में मत जाइए। फिर आप एक मिड साइज फर्म में जाइए जहाँ पर आपको एक होलिस्टिक व्यू देखने को मिलता है। बिकॉज जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको सब कुछ आना चाहिए। ये नहीं कि आप एक स्पेसिफिक फील्ड में एक्सपर्ट हो, आपको सब कुछ आना चाहिए।
फिर भी आप एक साल बिग फोर में लगा सकते हैं कॉर्पोरेट कल्चर को एक्सपीरियंस करने के लिए, और बाद में आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। बट आपको हर चीज़ का एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो। अब आते हैं 7th पॉइंट पे, जिसको बिग फोर में जाना है। अब कौन सी फील्ड में मैं अप्लाई करूँ? जैसा मैंने आपको बताया, बिग फोर में डिपार्टमेंटलाइजेशन होती है, तो मतलब उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। अब मुझे कौन से डिपार्टमेंट पे जाना चाहिए? तो बिग फोर में कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसके नाम मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट जो डिपार्टमेंट वो है ऑडिट का डिपार्टमेंट, जिसमें मैं हूँ। सेकंड जो फील्ड आती है वो टैक्सेशन की फील्ड है। ऑडिट और टैक्सेशन ही मेजर फील्ड होती है बिग फोर में, और यहाँ पर चांसेस का जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ऑडिट में सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, उसके बाद टैक्सेशन में। इसके अलावा जो कुछ डिपार्टमेंट्स आते हैं वो है एडवाइजरी का डिपार्टमेंट, मर्जर एंड एक्विजिशन जिसको हम M&A बोलते हैं, इसके अलावा ट्रांसफ़र प्राइसिंग जिसको हम TP बोलते हैं, इंटरनल कंट्रोल भी होता है, और इसके अलावा भी कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं, बट वो सिलेक्शन के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। अब आते हैं हम अपने 8th पॉइंट पे, जो सबसे ज़्यादा डिमांडेड क्वेश्चन है और जो सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैं बिग फोर में कैसे अप्लाई करूँ। लाइक मुझे भी इंटर के एग्ज़ाम्स के बहुत सारे मैसेजेस आए कि मैं बिग फोर में जाना चाहता हूँ, तो मैं बिग फोर में कैसे अप्लाई करूँ। तो दिस इज़ द मोस्ट कॉमन एंड फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो अब ये देखते हैं इसका हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं बिग फोर में। सबसे पहले आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिज्यूमे बनाना पड़ेगा। मतलब जो आपका रिज्यूमे है एक वेल डिफाइंड रिज्यूमे होना चाहिए। ये नहीं कि रिज्यूमे आप 5-6 पेजेस का बना दें, वो नहीं चलेगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो आपका रिज्यूमे है ना, उसकी लेंथ सिर्फ 2 पेजेस की होनी चाहिए। इस रिज्यूमे की जो लेंथ है वो नहीं होनी चाहिए। आप कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स को मेंशन करिए जो आपने फुलफिल किए हैं, कि बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरेटिवली आपका जो रिज्यूमे है वो ऊपर आ सके। तो मेक श्योर आप एक अच्छा रिज्यूमे बनाएं। सेकेंड वन इज़ कि आप लिंक्डइन पे एक्टिव हो जाइए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी तक लिंक्डइन पे वो नहीं होंगे। तो अगर आपको बिग फोर में जाना है, इनफैक्ट आप अगर आपको किसी भी कॉर्पोरेट में जाना है ना, तो आपको लिंक्डइन पे आना पड़ेगा। तो अभी से फ़ोन खोलिए अपना, लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बना लीजिए, ठीक है। लिंक्डइन पे जैसे आप अपनी प्रोफाइल बनाएंगे तो आपको जो बिग फोर है उनके नाम सर्च करने हैं, आप उनको फॉलो करिए, और वहाँ उनके जो बिग फोर में काम करने वाले HRs हैं ना, ह्यूमन रिसोर्स में जो काम करने वाले HRs हैं, आप उनको कनेक्ट की रिक्वेस्ट भेजिए। जैसे आप उनको कनेक्ट की रिक्वेस्ट भेजेंगे तो उनको आप अपना रिज्यूमे भेजिए, उनकी ईमेल आईडीज़ को ढूंढिए और उनको मेल करिए। मेक श्योर जितना हो सकता है, जो से एरियाज़ का हो सकता है, आप उनको मेल करिए। नेवर पुट योर एग्स इन वन बास्केट। मतलब आपको ये नहीं है कि अगर आप PwC में जाना चाहते हैं तो सिर्फ PwC के ही सारे HRs को मेल करें या उनको कनेक्ट की रिक्वेस्ट भेजें, ऐसा नहीं करना। आपको चारों, इनफैक्ट मैं तो बोलूँगा आपको बिग 6 तक सभी के सभी HRs को मेल भेजनी चाहिए, कनेक्ट की रिक्वेस्ट भेजनी चाहिए, बिकॉज इट विल इंक्रीज योर चांसेस ऑफ सिलेक्शन। इसके अलावा आप कुछ रेफरेंसेस का भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर कोई ऑलरेडी आर्टिकलशिप कर रहा है या फिर कोई अच्छी खासी पोस्ट पे है बिग फोर में, तो आप उनके द्वारा अपना रिज्यूमे जो है फॉरवर्ड करवा सकते हैं, जिससे आपकी थोड़ी सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। इसके बाद हमारा जो ICAI है उसके पोर्टल पर भी हम अपनी आर्टिकलशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और वहाँ से भी आर्टिकलशिप के लिए सिलेक्शन हो सकती है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये कोई इतना रेलिवेंट पॉइंट नहीं है। ICAI के वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद बहुत ही देर बाद कोई रिस्पॉन्स आता है, और हार्डली कोई अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। तो मैंने चलो कवर करना था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए भी ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। अगर आपका कॉलेज एक वेल नॉन रेप्यूटेड कॉलेज है तो वहाँ पर भी बिग फोर आता है, और कैंपस प्लेसमेंट्स के थ्रू वो स्टूडेंट्स को हायर करते हैं आर्टिकलशिप के लिए। तो आपके यहाँ से भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसके अलावा जो डायरेक्ट एंट्री के स्टूडेंट्स हैं उनके वैसे ही चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, बिकॉज सिंस वो कॉलेज से आ रहे हैं तो उनको पता है इनके अंदर एक गुड कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, तो उनके चांसेस भी काफ़ी हाई होते हैं। हमने सब कुछ सीख लिया कि बिग फोर क्या होता है, कैसे वो काम करता है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, क्या मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, और मुझे कैसे अप्लाई करना चाहिए। अब हम देखते हैं 9th पॉइंट में कि बिग फोर में सिलेक्शन ऐसे होती क्या। मतलब मैंने अप्लाई कर दिया है बिग फोर में, बट अब क्या प्रोसीजर कैसे चलेगा आगे। जब मैंने अप्लाई किया था ना, तो मुझे पता ही नहीं था कि उसके बाद होगा क्या। मैंने अपना रिज्यूमे सबको भेज दिया, बट मुझे पता ही नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, अब कैसे क्या रिस्पॉन्स आएगा, उसके बाद क्या होगा, तो मुझे वो पता नहीं था। बट अब मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोसेस क्या है सिलेक्शन का बिग फोर में जाने के लिए। तो सबसे पहले जब आप अपना रिज्यूमे भेजेंगे HRs को, तो वो आपको एक टेस्ट का लिंक भेजेंगे। आप इमीडिएटली वो जो टेस्ट है ना, आपको उसको अटेम्प्ट करना है। आपको अपने ICAI के रिलेटेड इतने क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। मतलब
आपको अपने बुक मटेरियल के रिलेटेड कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। एक जनरल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो हर स्टूडेंट अटेम्प्ट कर सकता है, ठीक है। जैसे आपने टेस्ट दे दिया, उसके बाद आपका होगा रिज्यूमे का फिल्ट्रेशन, मतलब बहुत सारे रिज्यूमे उनके पास होंगे। ऑन द बेसिस ऑफ योर टेस्ट एंड रिज्यूमे दे विल शॉर्टलिस्ट यू। तो जैसे आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो आपका होगा HR राउंड। जो जिस HR के थ्रू आपने अप्लाई किया वो HR आपको कॉल करेगा। वो आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे कि आपने अपने दोनों ग्रुप्स क्लियर किए हैं नहीं किए हैं, क्या आपकी ITOC ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई या नहीं हो गई, क्या आपने कहीं और अप्लाई किया हुआ या नहीं किया हुआ। तो बेसिक कन्वर्सेशन होगी, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होगा। जस्ट वो देखेंगे कि आप ये कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी, ठीक है। इसके अलावा आपका फर्स्ट इंटरव्यू होगा। वो फर्स्ट इंटरव्यू में आपको टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको जो फील्ड में आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो आपको उस रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लाइक मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने ऑडिट की फील्ड को सेलेक्ट किया था, तो मुझे ऑडिट के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। मुझे अकाउंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के रिगार्डिंग बहुत क्वेश्चन पूछे गए। बट ऑन द अदर साइड जिसने टैक्स के लिए अप्लाई किया तो उसको टैक्स के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। उसको DT और IDT के रिगार्डिंग बहुत क्वेश्चन से पूछे गए। जैसे आप अपना फर्स्ट इंटरव्यू क्लियर करते हैं तो विदिन 1 वीक आपको मेल आ जाएगी कि आपने फर्स्ट इंटरव्यू क्लियर कर लिया है, तो आप सेकेंड इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो गए। तो जो सेकेंड इंटरव्यू है वो आपका फाइनल इंटरव्यू होगा। उसमें भी टेक्निकल क्वेश्चंस होंगे और सिंपल कन्वर्सेशन रहेगी जो भी आपका इंटरव्यू लेगा। तो विल चेक कि आप कितने फ्लुएंट हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं। इसके बाद जो कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू सिलेक्ट होते हैं ना, लाइक मैंने पिछले बार में आपको बताया, जो लेबोरेटरी कॉलेजेस हैं वहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन होती है, ठीक है। वो खुद आते हैं और वहाँ से कैंपस प्लेसमेंट करते हैं। पर जिनकी कैंपस प्लेसमेंट होती है ना, उनका सिर्फ एक ही राउंड होता है इंटरव्यू का। उनके 2 राउंड होते ही नहीं, उनका सिर्फ 1 राउंड होता है इंटरव्यू के लिए। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आपके सिटी में ही बिग 4 है, मतलब जैसे अगर मैं मुंबई में हूँ, तो अगर मुंबई में ही कोई बिग 4 है तो मैं सीधा वहाँ पर बिग 4 में जा सकता हूँ। लिंक्डइन के थ्रू मैं किसी HR को पूछ सकता हूँ कि मैं मुंबई का लोकल हूँ और मैं ऐसा इंटरव्यू देना चाहता हूँ, तो मैं सीधा ऑफिस में आकर इंटरव्यू दे सकता हूँ या नहीं। एंड देन ही और शी विल से कि आप आ जाइए ऑफिस में और ऑफिस में आकर आप इंटरव्यू दीजिए। तो आप सीधा ऑफिस में जाइए और वहाँ पर इंटरव्यू दीजिए। वहाँ पर क्या होगा, मोस्टली आपका सिर्फ एक ही राउंड होगा इंटरव्यू का और आपको इमीडिएटली रिजल्ट बता देंगे वो। तो आपके चांसेस सिलेक्शन भी हाई हो जाएंगे वहाँ पर, ठीक है। आई थिंक अब आपके जो भी डाउट्स है बिग 4 के रिगार्डिंग वो सारे के सारे सॉल्व हो गए हैं। मैंने सारे पॉइंट्स के ऊपर बात कर ली है बिग 4 के बारे में, और अभी इन पॉइंट्स के बेसिस पर आपको डिसाइड करना है कि आपको बिग 4 में जाना है या नहीं जाना है। बट अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है बिग 4 के रिगार्डिंग तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछिए, तो मैं आपको आंसर दे दूँगा। बट हाँ, एक और चीज़ भी मैंने बतानी है आपको। जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं ना, चाहे आप उसको गलत आंसर बता रहे हैं, बट आपको कॉन्फिडेंट रहना है। ये नहीं है कि आप अपने जो आपने बोला वहाँ से आप यूटर्न ले लो, ऐसा कुछ नहीं रखना है आपको। जो भी आप बोलो उसमें आपको कॉन्फिडेंट रहना है। और अपने रिज्यूमे में प्लीज़ झूठ मत बोलिएगा। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपने रिज्यूमे को अच्छा दिखाने के लिए वो झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। तो प्लीज़, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, आप अपने रिज्यूमे में झूठ मत बोलिएगा। जैसे आपका जो HR है वो गो थ्रू करेगा अपने रिज्यूमे के थ्रू, ठीक है। तो वो आपसे कोई भी क्वेश्चन उसके रिगार्डिंग पूछ लेगा। जैसे उसको लगा कि ये चीज़ कोई ऑकवर्ड है, इसको ये चीज़ नहीं आती होगी, तो वो सीधा आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे उसके रिगार्डिंग। और अगर आप फंस गए, आपने झूठ बोला होगा, तो आप डेफिनेटली उसका आंसर कर नहीं पाएंगे, और तो फिर आपके जो सिलेक्शन के चांसेस है वो डेफिनेटली कम हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसके साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँ इस टॉपिक के रिगार्डिंग, CA के रिगार्डिंग, उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।